नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत होगी और आपको बताएंगे कि दिल्ली में यूपी के मार्फत भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है। इस मंथन में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल के साथ ही संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक यूपी के लिहाज से बेहद अहम बताई जा रही है। बैठक में कोरोना नियंत्रण के साथ ही कोरोना से पैदा हुए हालातों पर बात हुई है, लेकिन इन सबसे इतर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जिसमें विशेषज्ञों के अनुसार भाजपा एमएलसी एके शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि हाल ही में सीएम से एके शर्मा की मुलाकात दिल्ली से लौटने के बाद हुई है, जिसके बाद सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कई तरह के कयास लगा रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि बनारस या यूं कहें कि पूरा पूर्वांचल इस समय एके शर्मा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात की भी अटकलें हैं कि पूर्वांचल अलग हो सकता है। हालांकि इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने पूर्वांचल और तमाम जो क्षेत्र हैं उनको अलग करने की बात बार बार कही है। तो एक बार फिर से पूर्वांचल और मंत्रिमंडल विस्तार, इन दोनों ही बातों को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि एके शर्मा को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सिर्फ 8 महीने का समय बचा हुआ है। 19 मार्च 2022 को योगी सरकार का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि हम चुनाव के फेज में आ जाएंगे। उसके पहले ये जो 8 महीने का वक्त है, इस 8 महीने के वक्त में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण की जद में आकर कई सारे मंत्रियों ने अपनी जान भी गंवाई है और इस बीच कई पद खाली भी हुए हैं। एके शर्मा के कद को देखते हुए, उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, एके शर्मा की मौजूदगी के बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि एके शर्मा की मौजूदगी ही बड़े मकसद से हुई है। अब वो बड़ा मकसद क्या हो सकता है, इस बात का खुलासा जल्दी हो भी सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो मीटिंग हुई है इसके बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली में यूपी के मार्फत मीटिंग हुई। देर रात ये मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग थी। सूत्रों के हवाले से मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, एके शर्मा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। तो बेहद बड़ी खबर है ये। और एके शर्मा के कद को देखते हुए, मौजूदा जिम्मेदारियों को देखते हुए एके शर्मा का नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि अभी हाल ही में वाराणसी के अंदर कोरोना कंट्रोल को लेकर, महामारी के कंट्रोल को लेकर के पीएमओ में तारीफ भी उन्होंने करी थी और इस दौरान भी दिल्ली में मौजूद रहे एके शर्मा। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मुलाकात उनकी हुई है। तो इन खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। सीएम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबे के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा करेंगे। सीएम सबसे पहले गोंडा पहुंचेंगे। यहां वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद सीएम योगी मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम करीबन 2 बजे आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। यहां पर मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और चक्रपाणपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद सीएम कोविड कमांड सेंटर में कोरोना रोकथाम की निगरानी को परखेंगे। आजमगढ़ में करीबन 4 घंटे का दौरा है। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए बीएचयू में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुर्वेदिक विभाग में बने ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण करेंगे। यहां पर मरीजों के इलाज की व्यवस्था जानी जाएगी। मुख्यमंत्री रात में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करने जाने वाले हैं। तो बेहद बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। सीएम योगी का सूबे में मैराथन दौरा लगातार जारी है और इसी क्रम में सीएम गोंडा पहुंच चुके हैं। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त सीएम का गोंडा पहुंचने का समय सुनिश्चित था, यानी कि 10:35 पर
सीएम गोंडा पहुंचने वाले थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आजमगढ़ से हमारे संवाददाता पितेश्वर और वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास पितेश्वर? कब तक सीएम पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां? का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में रखा गया है और 1 बजे हेलीकॉप्टर से वो पुलिस लाइन में उतरेंगे। उसके बाद फिर वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद कोविड सेंटर जो बना हुआ है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में, वहां जाके निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चकरपानपुर जाएंगे और वहां कोविड अस्पताल का भी वह निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर अधिकारियों से बैठक करने के बाद फिर वो वाराणसी के लिए निकल जाएंगे। जी, तो आजमगढ़ से पितेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी भी सीएम जाने वाले हैं और धर्मेंद्र, वाराणसी सीएम पहुंचेंगे, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? सीएम इस बार काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। पूजा जी, मैं वाराणसी में से मौजूद हूँ और वाराणसी की जो स्थिति है, 15 दिन बाद जो मैराथन दौड़ा सीएम का कहा जाएगा वाराणसी में लगातार हो रहा है और नेट 15 दिन बाद फिर सीएम वाराणसी आ रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में ब्लैक फंगस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया रहेगा उनका जो है बैठक का मुद्दा। दूसरा, तीसरी लहर को लेकर भी बैठक की जाएगी, जो प्रारंभिक सूचना अभी तक मिली है। तो कहीं न कहीं वाराणसी में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं, कोविड कमांड सेंटर की बात की जाए, चाहे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, तो लगातार सीएम इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिर इसी दौर में, इसी क्रम में आज जो है वाराणसी दौरा करेंगे। देर रात काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में भी दौरा करने की संभावना है। सीएससी चोलापुर, सीएससी चिरई गांव, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण उपचार की क्या व्यवस्था है, किन तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार बिल्कुल धर्मेंद्र, फ्रीक्वेंट दौरे का ये भी रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं वाराणसी को, तो सीएम ढील नहीं देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें फैली हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार रात को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई निर्देश दिए, जिसमें सबसे अहम निर्देश क्या है वो समझिए। लोगों को जागरूक किया जाए, जनप्रतिनिधियों को टीकाकरण केंद्रों पर आमंत्रित करके वैक्सीनेशन कराया जाए। तो वहीं प्रदेश के हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग वैज्ञानिक परीक्षणों में ये सिद्ध हो चुका है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब ये बात लोगों को समझानी होगी। तो वहीं प्रदेश के 23 जिलों में करीबन 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब 10 लाख से ज्यादा लोगों का टीका लगने के बाद अब 1 जून से प्रदेश के हर जिले में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होने वाला है। लेकिन इस बीच सीएम के निर्देश और ग्राउंड जीरो की दुविधा क्या है, वो आपको समझनी चाहिए। ये वही दुविधा है जिसका जिक्र सीएम ने अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपको खबर बताई थी, उसमें किया है। देखिए, कोरोना को मात देने का इस समय कोई शस्त्र अगर दूर दूर तक नजर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में करीबन 10 लाख लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीका लगाने के अपने बड़े अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगने के बाद अब 1 जून से प्रदेश के हर जिले में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होगा। इस दौरान मीडिया और न्यायिक सेवा कर्मियों के लिए अलग से कैंप भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और कानपुर दौरे से लौटने के बाद शनिवार को अपने सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीका कवर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन जिलों में संक्रमण अपेक्षाकृत ज्यादा है, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए। खैर, ये निर्देश है, अब ग्राउंड जीरो की तासीर समझिए, जिसका असर कुछ मिला जुला है। फर्रुखाबाद में ब्लॉक और कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम धीरपुर के पीएचसी अस्पताल में कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, तो दूसरी तरफ श्रावस्ती के गांवों के तो हाल ही अजब गजब है।
जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोग टीकाकरण से कन्नी काटने के लिए अजब गजब तर्क दे रहे हैं, जिन्हें सुनकर एक ओर जहां हंसी आती है तो वहीं दूसरी तरफ हमें काफी कुछ सोचने को मजबूर भी ये तर्क करती है। ग्रामीणों को कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लगता है। गांवों में पहुंच रही टीकाकरण की टीम को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट करने तक आमादा हो जाते हैं। तो वहीं संभल में जिले के कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ने पर संभल के 8 चिकित्सा अधीक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई। खैर, ये कुछ तस्वीरें हैं जिनसे पूरे सूबे के हालात समझे जा सकते हैं। वैक्सीनेशन करने के इस लक्ष्य में ये तो तय है कि शासन और प्रशासन की लड़ाई कहीं खुद अपने ही महकमे से है तो कहीं अभाव और कहीं अशिक्षा से, और विकल्प सिर्फ ये कि इन तमाम परिस्थितियों से जूझकर वैक्सीनेशन तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि मौत के इस खौफ में कोई और विकल्प ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता में इजाफा किया है। गोरखपुर जिले की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां अब तक जानलेवा ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 40 मरीज मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस के ज्यादातर मरीज 45 से 58 साल की उम्र के बीच के हैं। इनमें से 29 मरीजों में लक्षण आधारित तस्दीक का स्वास्थ्य विभाग ने करते हुए शासन को इसकी इत्तला कर दी है। उसके अलावा 2 मरीजों में माइक्रोबायोलॉजी जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। इनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कई मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर इनकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। पोस्ट कोविड वार्ड में मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने हाहाकार मचा रखा है, तो विपक्ष पीछे कैसे रह सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को चेताया है। मायावती ने ब्लैक फंगस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही सरकार को सलाह दी। मायावती ने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महामारी को लेकर ठीक कदम उठाए, नहीं तो मामला काफी गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के कारण लोगों का बुरा हाल है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित ब्लैक फंगस और अन्य बीमारी बेहद जानलेवा है। देश में अभी तक की स्वास्थ्य तैयारियां आधी अधूरी है। तो इस बीच कोरोना का क्या है हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर कुछ अंकुश लगाने में सफलता हासिल कर ली है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर संक्रमण के 4,854 नए मामले सामने आए और ये पहली बार है कि सूबे के अंदर 5,000 से कम आंकड़े सामने आए। इस दौरान 14,086 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर उबरे हैं, घर वापस लौटे हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। 24 घंटे में 234 लोगों की जान गई। इसके साथ ही अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में शनिवार को 3 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि अब तक प्रदेश में 1,29,28,280 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है। तो वहीं 33,47,533 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी गई है। इसके साथ ही अब तक जून से प्रदेश भर में, अब 1 जून से प्रदेश भर में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा और ये वैक्सीनेशन फुल फॉर्म में होने वाला, यानी कि 75 के 75 जिलों में वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जा रही टीम को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रामनगर ब्लॉक के सरसंडा ग्राम में पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आशा बहु, आंगनबाड़ी सहित कई कर्मचारी गांव में जाकर लोगों को समझाने पहुंचे तो ग्रामीण घर को बंद करके सरयू के घाट पहुंच गए। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने लोगों के पीछे पीछे कार्यकर्ता
जो है जाते रहे। कर्मचारी सरयू घाट तक पहुंचे, इस पर ग्रामीण सरयू नदी के अंदर कूद पड़े। इसे देखकर कर्मचारी हैरान रह गए, उनके हाथ पांव फूल गए। कर्मचारियों की सूचना पर एसडीएम राजीव शुक्ला पहुंचे। एसडीएम ने मौके पर जाकर ग्रामीणों को समझाया और बताया कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। पूरे देश में लाखों लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो किसी तरीके से लोगों ने हिम्मत जुटाई। और आपको बता दें कि 1500 आबादी के इस गांव में मात्र 18 लोग, सिर्फ 18 लोग ऐसे रहे जिन्होंने हिम्मत जुटा के वैक्सीनेशन करवाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड की 2021 की परीक्षा आयोजित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को पर्याप्त और पूर्ण बताया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा को लेकर हमारी तैयारी पुख्ता है। केंद्र सरकार का निर्देश मिलने के बाद 1 महीने के अंदर परीक्षा हम करवाने की स्थिति में है और परिणाम भी जारी कर देंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षा को लेकर के बैठक हुई थी। सभी राज्यों के साथ में वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी पुख्ता कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्त होने के मामले में सियासी मोड़ आ गया है। विपक्षी पार्टियां इस बहाने सरकार पर हमलावर हैं, तो डॉक्टर द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि लोग अपनी आपत्तियां वहां दर्ज कराएं, यानी कि विश्वविद्यालय में। जरूरी होगा तो विश्वविद्यालय जांच करा लेगा। उधर सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा ने मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी को ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी का पात्र बता दिया है। तो वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर का कहना है, उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि जांच की जाए पूरे मामले की। पत्र में लिखा गया कि जो व्यक्ति पहले से ही वनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो ईडब्ल्यूएस वर्ग में कैसे हो सकता है। साथ ही विपक्ष भी अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल पूजा जी, देखिए, जहां शिक्षा विभाग पहले से उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर आपको बता दूं तो की बहुत आंकड़ेबाजी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, वहीं अब ताजा मामला शिक्षा मंत्री भाई अरुण द्विवेदी से जुड़ा है। उनको में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मिली है गरीब कोटे से, और इस पर शिक्षा मंत्री को लेकर सरकार पर हमलावर है। जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है। संजीव, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संजीव बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज में किसी तरह का कोई व्यवधान है जिसके चलते बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जो संजीव ने बोला वो आप समझ जाइए। साफ तौर पर अब पक्ष और विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर के आमने सामने हैं। हालांकि इस पर अब शिक्षा मंत्री सफाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो विश्वविद्यालय जाइए, वहां पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, वहां पर दर्ज कराइए आपत्ति। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं यूपी के अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की आरोपी पवन से मुठभेड़ हुई, जिसमें पवन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। आरोपी पवन को 5 थानों की पुलिस और एसओजी की टीम खोजबीन में लगी हुई थी। आपको बता दें कि पवन ने जायदाद के लिए अपने सगे मामा मामी और उनके 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद से ही पवन फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।